Hello everyone. So in last lecture we are discuss about some important aspects of regarding the electromagnetic radiations. So in the one first we are discussing that it is the first unit of pharmaceutical analysis. So first unit of analysis में we already discuss about different kinds of electromagnetic radiation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. अब हमें पढ़ना है देयर इज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. So in today's lecture we have to discuss about different kinds of different properties of electromagnetic radiation. Okay बच्चों. So in today's lecture we have discussed some important electromagnetic properties of electromagnetic radiations. Okay बच्चों. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि जितने भी टाइप की लास्ट क्लास में याद होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉस्मिक रे से जब हमने स्टार्ट किया था चीजों को. कॉस्मिक रेस था, एक्स रेस था, फिर हमने देखा था वी हैविंग एक्स रेस के बाद हमारे पास यूवी रेडिएशंस थी, विजिबल रेडिएशंस थी, फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस थी. तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम कॉस्मिक रेस टू साउंड वेव्स. तो हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस है और इन सभी रेडिएशंस में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कौन कौन से उनमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन सभी रेडिएशंस के. तो आज हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको डिस्कस करना है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ थ्योरी व्हिच आर यूज्ड फॉर जनरल कंसीडरेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो दो थ्योरी हैं बच्चों जो आपको याद रखना. अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कैसे करती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो दो थ्योरी हैं. फर्स्ट थ्योरी जो है द कार्पस्कुलर थ्योरी और सेकंड जो थ्योरी होती है वो होती है वेव थ्योरी. ठीक है, जनरली हर जगह आपको वेव थ्योरी के रेफरेंस में मिलेगा. तो दोनों ही थ्योरी जो है हम जो पढ़ने वाले हैं उस बात को सपोर्ट करती है. तो अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कौन सी थ्योरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है. You have to remember theory. The first one is corpuscular theory and second one is your wave theory. Okay. अब इस चीज को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले उन पॉइंट को समझते हैं. ओके चलो पॉइंट को समझते हैं हम. तो यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं. एग्जांपल लेते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक एटम है बच्चों. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है. और ये इस एटम के अंदर हमने यहाँ पर ये डिजाइन कर दिया. ये उस एटम का न्यूक्लियस वाला पोर्शन है और ये वो वाला पोर्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. ठीक है, एक एटम में आपको पता होगा कि ये एक ऑर्बिट होता है. ये दिस इज द ऑर्बिट. इस ऑर्बिट में कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. ठीक है, किसी भी एटम का एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट होता है और सेंटर में ये न्यूक्लियस है जहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे और प्रोटॉन देखने को मिलेंगे. ठीक है, इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ही जोड़ देते हो तो फिर उसका क्या बन जाता है, मास बन जाता है. तो सिंपली एक एटम के पास ये ऑर्बिट है और ये सेंटर वाला रीजन है. ठीक है, ध्यान रख सकते हो. तो हम क्या कहते हैं कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग हो रहा है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं. और दूसरा ये न्यूक्लियाई भी स्पिन करता है. ठीक है ना, ये न्यूक्लियाई भी क्या कर रहा है, यहाँ पर स्पिन कर रहा है. तो इन दोनों की स्पिन होने की वजह से यहाँ पर दो टाइप की फील्ड बनती है. जब आपका ये इलेक्ट्रॉनिक रीजन जब स्पिन करता है, ये वाला रीजन ये भी स्पिन कर रहा है और आपका न्यूक्लियस वाला रीजन, ये जो आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन देख रहे हैं, ठीक है ना. तो जनरली ये जो प्रोटॉन वाला पोर्शन है इसकी हम करते हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस वाले रीजन में भी स्पिनिंग हो रही है. तो दोनों जगह, ये एक जगह अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ऐसे ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन स्पिन कर रहे हैं. अभी आप ऐसे याद रख सकते हो. तो दोनों जगह स्पिनिंग होती है और इन स्पिनिंग की वजह से, ठीक है, जैसे ये समझो एक फैन जब रोटेट कर रहा है. ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझो, सपोज मान लो मैंने ये एक बना दिया, ऐसे समझो ये फैन है और ये फैन की दो ब्लेड है.
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास एक फैन है और ये इसकी ब्लेड है। अब ये हम देखते हैं कि ये जितनी दूर रोटेट करेगा, ठीक है तो ये फैन ही, लेकिन इसके रोटेशन की वजह से इतना पूरा क्या कहलाएगा, इसका फील्ड कहलाएगा। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, इसका फील्ड कहलाएगा। तो जब कोई चीज स्पिन होती है, रोटेट होती है, तो वो अपना एक एरिया बना लेती है, अपनी एक फील्ड बना लेती है। समझ पा रहे हो? तो वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा तो ये भी अपना एक एरिया बनाएगा, ये अपना एक फील्ड बनाएगा। वैसे ये प्रोटॉन भी अपना एक एरिया बनाएगा, अपना एक फील्ड बनाएगा। तो जैसे हमने कहा कि भाई ये यहाँ इतने रीजन में रोटेट हो रहा है, तो ये इसका रोटेशनल फील्ड है। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जब कभी भी आप किसी एटम की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से उस कोई भी एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इस प्रोटॉन की वजह से आपको वहां पर क्या देखने को मिली, यू हैव टू सीन वन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दो चीज देखने को मिली, एक चीज तो आपको देखने को मिली इलेक्ट्रिकल फील्ड, और दूसरी चीज आपको क्या देखने को मिली, मैग्नेटिक फील्ड। तो थ्योरी यही कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है ना, तो उस एटम के पास आपको दो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि कोई भी जो लाइट होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके पास लाइट का कैरेक्टर भी है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी है। अगर पार्टिकल का भी कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसके पास ये दो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान समझना। ये एक वेव की तरह ट्रेवल कर रही है। वेव मीन्स क्या है, वेव मीन्स होता है अगर कोई चीज ऑसिलेट करते हुए ट्रेवल कर रही है, लाइक दिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसका मतलब है कि उसके पास वेव का कैरेक्टर भी है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी है, तभी तो उसके पास दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि बताओ वेव थ्योरी क्या कहती है, तो वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती है, वो क्या करती है, वो वेव्स के फॉर्म में मूव करती है। तो जब कभी भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे ट्रेवल करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, जो आपको पॉइंट याद रखने उस पर जाते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कैसे ट्रेवल करेगी, तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ, उसके पास ये लाइट का कैरेक्टर आ गया, वेव का कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक कैरेक्टर तो हो गया लाइट का, और दूसरा क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड कैरी कर रही है, ये क्या हो गया, उसके पास पार्टिकल का कैरेक्टर हो गया। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट हैविंग अ ड्यूअल कैरेक्टर, लाइट का कैरेक्टर भी होता है उसके पास और पार्टिकल का कैरेक्टर भी होता है। तो जो चीज यहाँ पर हम एक और चीज एड ऑन कर रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके पास दे हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ड्यूअल कैरेक्टर होता है, नॉर्मल लाइट में सिंगल कैरेक्टर होता है। ठीक है ना, ड्यूअल कैरेक्टर क्या होते हैं, इनमें लाइट का कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी होता है, दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं। जो लाइट का कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो हमने क्या देखा, क्योंकि ये लाइट की तरह ट्रेवल कर रही है, बस इसकी जो डायरेक्शन है ये स्ट्रेट ना होकर के वेव के फॉर्म में होगी। और पार्टिकल क्यों, क्योंकि इट हैविंग अ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टाइप की फील्ड होती है इसके पास। तो ध्यान रख सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो यहां पर एक्सप्लेन किया है कि जब कभी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, तो मैंने अभी बोला ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके नाम में ही बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस बाय, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ध्यान दो, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रिकल चार्ज, जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसके ऑसिलेशन की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड,
तो किसी भी एटम के अंदर ये दो चीज जो है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से जो रेडिएशन बनती है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना? तो सिंपल मैंने वही समझाया था अभी आपको कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो सिंगल वर्ड में आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई एग्जाम में या कहीं पर भी आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन कहेगा तो दिस इज योर डेफिनेशन। क्या बोलोगे? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल हो गए। ओके, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे वेवलेंथ होती है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, उसकी फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके वेव नंबर से आइडेंटिफाई। ठीक है? तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ कैरेक्टर सिलेक्ट करने होते हैं, किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जनरली जब भी किसी वेव को आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, आप उसका वेवलेंथ बता दो तो हमको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी है। जब अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था तब भी अपन ने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, और उन्हीं वेवलेंथ से हम आइडिया लगा रहे थे कि इस रेंज से, अगर अपन ने क्या देखा था कि 400 से 800 की रेंज में आ रहा तो विजिबल है, 200 से 400 में आ रहा तो यूवी लाइट थी। तो हमने क्या किया, वेवलेंथ की हेल्प ली किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैरेक्टराइज करने के लिए। ऐसे यहां पर भी कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो यू हैव टू यूज आइदर वेवलेंथ, आइदर फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी आपके पास, ये हम डिटेल में भी समझेंगे, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितनी भी एनर्जी होती है ना किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, उस एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लाइन में समझेंगे अभी। तो जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, और वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। लास्ट क्लास में भी अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। तो एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? और अभी हमने क्या कहा था, कोई भी रेडिएशन, कोई भी पार्टिकल जो है उन रेडिएशन को या तो इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना? तो क्या लिखा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड एंड ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। सिंपल सेंस में अगर मैं कहूं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जितनी एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जितनी एनर्जी होती है उसी को आप क्या बोलते हो, यहाँ पे देखो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जितना भी उसके पास रेडिएशन के पास, ठीक है ना, एनर्जी होता है। क्वांटम का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी वो कैरी कर सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटोन। ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खास बात यह है कि इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, ये वैक्यूम में तक ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है? बाकी चीजों में हम कहते हैं कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए, अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है? जैसे साउंड वेव को मीडियम चाहिए, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। मतलब हर वो रेडिएशन जिसके पास इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी हैं, वो जो रेडिएशन है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। चलो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कई जगह पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे था ना फोटोन क्या होता है, ऐसे ही पूछता है डिस्पर्सन। ये डिस्पर्सन वर्ड जो है, ये डिस्पर्सन वर्ड नॉर्मल लाइट के सेंस में हम यूज करते हैं कि जब कभी भी आप किसी विजिबल लाइट को, ठीक है ना, विजिबल लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा ग्रुप है इन द रेंज ऑफ 400 टू 800 नैनोमीटर। जब आप एक विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो आपको क्या पता है कि 7 कलर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो 7 कलर बनते हैं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस स्प्रेडिंग पैटर्न इज कॉल्ड डिस्पर्शन। उसको ही हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्शन कह देते हैं। ठीक है? तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि थ्योरी क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, तो आपको ये बताना है। ठीक है? अब जनरली हम जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस है,
वो हमें क्या बोलता है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो ये सारी टेक्निक्स यूज कहां पर हो रही है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में यूज होती है। तो जनरली दिस रेडिएशंस आर यूज्ड इन द टेक्निक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है ये उन सभी टेक्निक्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो दिस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए दो वर्ड, एक वर्ड लिखा हुआ है इमिशन और एक वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? चलो, क्या मतलब है बच्चों, जब मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज यहां पर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने एनर्जी पास की है। ठीक है, ये सपोज हमने एनर्जी पास की। अब जब हमने एनर्जी पास की तो दो चीजें होती है बच्चों, कुछ एनर्जी जो है यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी क्या हो गई एब्जॉर्ब, और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी इमिट हो जाएगी। क्लियर है? सपोज ऐसे समझ लो कि यहां पर हमने 100 क्वांटा की जो फोटोन था ये हमने एनर्जी दी और उसमें से 40% एब्जॉर्ब हो गई है और 60% इमिट हो गई। आपने जो पास की थी वही की वही बाहर चली गई है, यहाँ पर वो क्या हो गई है, वो बाहर नहीं आई है। 100 में से 60 बाहर आई, मतलब 40 ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर। तो दो चीज होती है, या तो आप इस इमिट होने वाली रेडिएशन की स्टडी करोगे, जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी स्टडी कर सकते हो आप, या तो आप उसकी स्टडी कर सकते हो जो एब्जॉर्ब हुई है। तो आपके पास दो प्रोस्पेक्ट है, या तो आप एब्जॉर्प्शन की स्टडी करो या तो आप इमिशन की स्टडी करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस study, whether you have to study about the absorption, whether you have to study about the emission, the spectroscopy basically is are of two type. First one is your absorption technique and second one is your emission technique. So this is a very simple thing, है ना, जिसको आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि स्पेसिफिक जो कोई भी टेक्निक हो जिसमें हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करने वाले हैं, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। ओके, तो हमने देखा हमारे पास दो टेक्निक है, एक इमिशन है और एक एब्जॉर्प्शन है। अभी जस्ट समझाया मैंने बच्चों कि अगर आप अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस अगर पढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन बन जाएगा। लुक हियर, अगर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और अगर आपने देखा इमीडिएट लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो इमिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्या देखना होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द सब्सटेंस, आपके सब्सटेंस ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, और यहां पर आपको क्या देखना है, इमिशन ऑफ रेडिएशन, आपके सब्सटेंस ने कितनी रेडिएशन जो है वो इमिट किया है। ठीक है, अब एक्चुअली कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी, कोई भी रेडिएशन इमिट की होगी। यहां पर एक चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझो, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ये हमने यहाँ पर बना दिया, ये मॉलिक्यूल है, और अभी ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है। अब आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी। जब आप किसी चीज को एनर्जी दोगे, ठीक है ना, तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी, तो एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हमने क्या दे दी, एनर्जी दे दी। आइदर यू हैव टू गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी दे सकते हो आप। तो आपने यहाँ पर एनर्जी दे दिया इसको। तो बच्चों आपने क्या किया, इसे एनर्जी दे दी, और जब इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट से
कहां पर आ गया? एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है बात? तो पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, अब कहां पर आ गया? एक्साइटेड स्टेट। तो हमने देखा जैसी एनर्जी मिली, ये मॉलिक्यूल यहां से एब्जॉर्ब हुआ और कहां पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट। अब तब तक रहेगा जब तक कि उतनी एनर्जी है। जैसे ही अपनी एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करने के बाद वापस से क्या होगा? ये ग्राउंड स्टेट में है। और ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी लेवल है वो है, वो था 10, और इसको एनर्जी मिली और ये पहुंच गया 100 पे। अगर ये वापस से ग्राउंड पे आ रहा है, मतलब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10। इसका मतलब है कि जब ये वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते समय ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा। ठीक है? यहां पर जब आएगा तो ये क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा यहां पर। तो यहां पर भी एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है? तो इसने अपनी एनर्जी को लॉस किया। तो अब ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है, अब ये एनर्जी लॉस जो है, यही क्या कहलाएगा? इमिशन। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के फॉर्म में भी निकाल सकता है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में भी निकाल सकता है। तो ये जो एनर्जी है, ये अलग अलग टाइप से देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी हो सकती है, ये यहाँ पर कोई आपको थर्मल एनर्जी में भी। तो ये जो लॉस देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ये थर्मल भी हो सकता है। ठीक है? तो ये जो हमारे पास एनर्जी आएगी, इसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि जब कोई भी चीज अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उस समय उसने जो अपनी एनर्जी लूज की है, ठीक है, वो जो एनर्जी लूज कर रहा है, उस एनर्जी की यदि मैं स्टडी कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही एब्जॉर्ब करते समय भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हो, थर्मल एनर्जी दे सकते हो। तो हमने क्या कहा? अगर आप एक्साइटेशन कराना चाहते हो, एक्साइटेशन कैन अकर बाय टू। या तो आप इसको हीट कर दो तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा, या आप इसको पर करंट पास कर दो। तो थर्मली और इलेक्ट्रिकली यू हैव टू एक्साइट एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो किसी में भी एक्साइटेशन यदि कॉज करना है, तो आप थर्मल प्रोस्पेक्ट पे भी कॉज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल प्रोस्पेक्ट पे भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि एक्साइटेशन यदि आपको करना है, तो वो आप थर्मली भी कॉज करा सकते हैं, वो आप इलेक्ट्रिकली भी कॉज करा सकते हैं। ठीक है? तो थर्मली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली हीट कर दो सब्सटेंस को, स्ट्रांगली हीट करना है। और इलेक्ट्रिकल के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। कहां पर? जहां पर भी आपका मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स को आप वेपर स्टेट में लेके आ जाएंगे, और वहां पर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करेंगे एट लो प्रेशर। ठीक है? इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करना है एट लो प्रेशर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर एक्साइटेशन के पैटर्न में चेंज आ रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसे हमने कहा ना, इमिशन में जो निकलेगा वो ऑब्जर्व होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमें ये देखना है कि सपोज जो इमिट हुआ, ठीक है, यहां पर अगर मान लेते हैं जो एनर्जी लॉस हुआ, जो एनर्जी इमिट मिली मुझे, ये जो एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, मुझे ये 70 मिली। ठीक है? तो यहां पर 100 थी नीचे। तो यहां पर हमने क्या देखा? 100 से जब एनर्जी लॉस हुई वो 70 थी, इसका मतलब 30 जो एनर्जी है वो क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई है। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब 70% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो दो चीज निकाल सकते हो, जो एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब हो गई है, उसका लाइट फ्रंट नहीं मिलेगा। ठीक है? आपने भाई लाइट पास की, ऐसे समझो। इसके लिए एग्जांपल बताता हूं मैं, ऐसे समझना। सपोज ये हमारा एक रीजन है जहां से हम लाइट पास कर रहे हैं। ठीक है? ये लाइट पास हो गई। अब हमने क्या किया? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया।
ये समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हमने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा इसने इन रेडिएशन को ब्लॉक कर लिया, ठीक है। ये सारी रेडिएशन क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। और यहां पर जो आगे ट्रेवल होकर आई है वो केवल कौन सी रेडिएशन आ रही है, ये वाली और ये वाली आ रही है। तो यहां पर इस रीजन पे जो सिग्नल मिल रहा है वो केवल इन दो रेडिएशंस का मिल रहा है। तो ये वाला जो रीजन है यहां पर, ये रीजन यहां पर कैसा दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। और बाकी दोनों जगह यहां पर हमको इन लाइट्स के सिग्नल आ रहे हैं, इन दोनों जगह, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो अगर कोई लाइट एब्जॉर्ब हो गई है तो हमको डार्क बैंड मिलता है, वही लिख रहा है यहां पर, a dark pattern line which correspond to the wavelength absorbed is called absorption spectra। तो ये जो मिल रहा है इससे हमको पता चलेगा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है। तो अगर हम उस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं जो एब्जॉर्ब हुई है तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, और वो हमेशा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होगा वो कैसा होगा, डार्क पैटर्न लाइन, ठीक है। इससे हमको आइडिया लगेगा कि कौन सी एब्जॉर्ब है कौन सी एब्जॉर्ब नहीं। अगर मान लो इसमें बीच बीच में स्पेस होता तो यहाँ पर कुछ लाइट और आ जाती, तो वहां पे ब्राइट आ जाता, वहां पे डार्क, तो मुझे समझ में जाता कि कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया वैसे ही यहाँ पर जैसे ये इतना एरिया जितनी कवर करेगा वैसे ही बात करते हैं हम, हर एक मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो जितनी वेवलेंथ के साइज को एब्जॉर्ब कर लेगा उसका डार्क स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, जो नहीं करेगा वो हमको सिग्नल में, है ना, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की ओर, जिसको आज हमको डिस्कस करना है, जो आज हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आखिर उनके में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो जस्ट हमने डिस्कस किया था कुछ नाम, अब एक एक करके उन प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है वेवलेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ। अब नाम से समझ में आ रहा है, दो वर्ड है, एक है वेव और एक है लेंथ, ठीक है। मींस आपकी जो लाइट है उसकी लेंथ कितनी है, ऐसे समझो। तुमने देखा होगा सिग्नल जो है वो रेड कलर का बनाया जाता है, खतरे का सिग्नल रेड कलर का बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो रेड कलर की लाइट है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत दूर तक दिखाई देगी, ठीक है। उस कलर की जो लेंथ है वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो बहुत दूर तक अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एज कंपेयर टू वायलेट लाइट उसका लेंथ जो है बहुत शॉर्ट है। मींस एक वेव जो कही जाती है, जिसे डायग्राम दिख रहा है, ये जो पॉइंट देख रहे हो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक को हम एक वेव कहते हैं। जैसी जगह से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पर जब वो आ जाए, इसके बाद जो आएगी वो दूसरी वेव होगी, इसके बाद जो आएगी वो तीसरी वेव होगी। तो जब ये वेव बनती है तो ये इस टाइप से बनती है, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर एक बार डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, ठीक है। तो क्या हो सकता है, जब भी आप कभी कोई एक वेव बनाओगे तो देखो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपने वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये देखो यहाँ पर हम एक बना देते हैं। इस केस में वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर नीचे से स्टार्ट हो रही है तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये दोनों ही क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। जिस
कंडीशन में जहां से जैसे स्टार्ट हुई है उसी उसमें जाकर के क्या होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए। तो दोनों पॉसिबल हो सकता है कि वो 2 बार डाउनवर्ड जाए, 1 बार अपवर्ड जाए, या 2 बार अपवर्ड जाए, 1 बार, दोनों ही आपकी क्या कहलाएंगी, वेवलेंथ। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये है अपवर्ड वाला जो है ये मैक्सिमम वाला पोर्शन हो रहा है, और दूसरा ये क्या है, ये डाउनवर्ड वाला पोर्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये डाउनवर्ड वाला पोर्शन और ये डाउनवर्ड वाला। तो आपको अगर वेवलेंथ निकालनी होती है जब कभी, तो वेवलेंथ के लिए कहा जाता है कि आप या तो 2 अपवर्ड के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, जैसे ये यहाँ पर आपका अपवर्ड है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और यहाँ पर डाउनवर्ड में अगर आप बात करोगे तो ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट। तो कहा जाता है अगर आप या तो 2 अपवर्ड के बीच का डिस्टेंस निकाल लो या 2 डाउनवर्ड, लेकिन ये सक्सेसिव होने चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद जैसे जो आएगा उसी में निकालना, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी वेव बनाएंगे तो वेव तो पॉसिबल है कि ये वेव और आगे जाएगी इस टाइप से, फिर इस टाइप से आएगी, तो ये आगे तो पॉसिबल है वेव, लेकिन आपको सिर्फ जो भी करना है वो एक ही पे करना। तो यहाँ पर हमने देखा कि सक्सेसिवली यहाँ पर 2 मैक्सिमम पॉइंट दिख रहे हैं या 2 मिनिमम पॉइंट, तो कोई भी 2 मैक्सिमम या 2 मिनिमम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट मतलब मैक्सिमा, या ट्रफ मतलब मिनिमम। 2 मैक्सिमम या 2 मिनिमम, तो एक मैक्सिमा या मिनिमम जो पॉइंट है किसी भी वेव का, तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट या मिनिमम हाइट वाला जो पॉइंट होता है, अगर आप उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। तो यही दिखा है, देखो जो अपर वाला पॉइंट है उसको क्रेस्ट कहते हैं, डाउन वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, अब यहाँ पे डाउन नहीं, ये वाले में देख जाओ, जो डाउन वाला पॉइंट है उसको ट्रफ कहते हैं। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट है वो दिस इज क्रेस्ट, और ये यहां पर जो तुम देख रहे हो दिस इज ट्रफ। दिस इज ट्रफ। तो 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, और ये जहां जहां ये पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट्स हैं, ये है एक पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंटर है, ये जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, वैसे इसमें हो गया, ये है एक पॉइंट, इनको हम कहते हैं, ठीक है, जहां पर भी ये इसको कट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या देखना है, ये तो अलग अलग पॉइंट हो गए, आपको क्या देखना है कि इसके 2 मैक्सिमम पॉइंट देख लो या 2 मिनिमम पॉइंट देख लो, वो क्या कहलाएंगे आपके, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेवलेंथ। और अगर आप ये हाइट मेजर कर रहे हो, इस लाइन से यहां तक की ये हाइट मेजर किया, तो ये हाइट कहलाती है एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, ये ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, इस डायरेक्शन में जब आप मेजर करते हो ना, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जब मेजर करते हो इन पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है इससे ऊपर कितना गया, इससे नीचे कितना है, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ओके, तो वेवलेंथ में पहली चीज थी डेफिनेशन जो याद रखना है, दूसरी चीज होती है बच्चों यूनिट। तो लेंथ की यूनिट यहां पर जनरली हम एंगस्ट्रॉन्ग में भी डिफाइन कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी और माइक्रोमीटर में। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 मीटर होते हैं, 10⁻9 अगर नैनोमीटर है तो 9 हो जाएगा, माइक्रोमीटर है तो 6 हो जाएगा। फिर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.8 होगा।
दिस इज 0.8 सेंटीमीटर में कर दोगे आप, दिस इज कॉल्ड 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर नैनोमीटर का होगा तो वो 7 हो जाएगा, माइक्रोमीटर का होगा तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का कन्वर्जन करके आपको दोनों के लिख लेना है। ठीक है, मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। ठीक है, और तुम लोग के लिए वर्क क्या हो गया कि इनके लिए भी आप सेंटीमीटर मेंशन करो। चलो, फर्स्ट थिंग जो था डेफिनेशन याद रखना है। सेकंड आपको क्या याद रखना है, यूनिट याद रखना है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं हम। चलो, इसमें और एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ये भी एक चीज याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये रहा एनर्जी। ठीक है, तो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ये है वेवलेंथ और इनका जो रिलेशन है, तो वेवलेंथ और एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, कोई भी लाइट है बच्चों, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी जो है वो कम होगी। याद रखना, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। तो अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और वहां पर आपसे पूछा जाता है कि बताओ किसकी एनर्जी कम या किसकी एनर्जी ज्यादा है। एग्जाम्पल में आपको लिख दिया गया कि आप ऑर्डर में अरेंज करो विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी या विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले मान लो एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी में हमने यहां पर लिख दिया एक्सरे, फिर यूवी, फिर हमने लिख दिया विजिबल लाइट, और फिर हमने लिख दिया आईआर। ठीक है, ये लाइट है। अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक बन सकता है कि इसको एनर्जी के टर्म में अरेंज करो, और एक बन सकता है कि इनको आप वेवलेंथ के टर्म में अरेंज करो। ठीक है, तो अगर तुमको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक ऑर्डर पढ़ा था। ऑर्डर किसका पढ़ा था, वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़ा था। तो वेवलेंथ का ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था, कम से ज्यादा की तरफ अगर हम वेवलेंथ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कम से ज्यादा की तरफ वेवलेंथ लिख देते हैं। सबसे कम वेवलेंथ है ना, पहले लिख देते हैं, फिर याद रखना ये कम से ज्यादा लिखना है। सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक, फिर उससे ज्यादा किसकी है गामा की, फिर गामा से ज्यादा किसकी है एक्सरे की, फिर एक्सरे से ज्यादा किसकी है यूवी की, यूवी से ज्यादा विजिबल की, देन आईआर की है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ आ गई साउंड ऑब्लिक रेडियो वेव। ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है आपके पास। ये किसका ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ। ठीक है, लो टू हाई, ये आपके पास ऑर्डर। तो अगर आपको मान लो वेवलेंथ के टर्म्स में कहा, तो आपके पास है
कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, एक्सरे की, देन यूवी की, देन विजिबल की, देन आईआर की। तो ये हो गया आपका किसका, वेवलेंथ का ऑर्डर। अगर एनर्जी बोलता है तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम एनर्जी किस में होगी, आईआर में होगी। आईआर से ज्यादा एनर्जी किस में होगी, जस्ट उल्टा चलेगा ये, आईआर से ज्यादा एनर्जी विजिबल लाइट में होगी, और विजिबल लाइट से भी ज्यादा एनर्जी किस में होगी, यूवी में होगी, और यूवी से ज्यादा एनर्जी किस में होगी, एक्सरे में होगी। दिस इज ऑर्डर ऑफ योर एनर्जी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, अभी जो हमने एक पॉइंट पढ़ा वेवलेंथ का, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसानी से पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि रिलेशन क्या होगा आपका एक वेवलेंथ में और एनर्जी। क्लियर है सभी को? ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझना। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक रिपीटेशन से है। ऐसे समझो, मान लो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। ये मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और मैं देख रहा हूं, मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया। फर्स्ट चीज जो मैंने सिलेक्ट की है वो क्या सिलेक्ट किया है, अब ध्यान रखना, सबसे पहली चीज मैंने एक पॉइंट फिक्स किया है, और दूसरा क्या फिक्स किया है, टाइम फिक्स किया है। ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स किया और टाइम फिक्स किया। टाइम मैंने फिक्स कर लिया, सपोज मान लो 1 सेकंड फिक्स कर लिया। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं कि 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव पास होती है। ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो। तो सपोज आई हैव टू सिलेक्ट विद इन 1 मिनट, एंड फ्रॉम दिस वन पॉइंट हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग। तो मैंने देखा एक वेव ये थी जो इस पॉइंट से पास होके गई, फर्स्ट वेव। फिर दूसरा मैंने देखा, ये दूसरी वेव भी इससे पास होके गई। फिर मैंने देखा कि तीसरी वेव भी इससे पास होके गई, और 1 मिनट ओवर हो गया। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा गया कि बताओ इस पॉइंट से कितनी वेव पास होके गई। तो इस पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से एक यूनिट टाइम में, अब यूनिट टाइम जो भी आप बना रहे हो, जैसे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से जितनी वेव पास होंगी, दे आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, जो एक पॉइंट से 1 सेकंड में पास होगी, उसको आप क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी बोलोगे। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर कोई चीज वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझना, अगर ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका एक रिलेशन और बनता है। अगर कोई चीज वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि वो एनर्जी के कैसे हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो मैंने यहां पर, चलो, तो एनर्जी के साथ जो रिलेशन आएगा उसका कैसा आएगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन, और वेवलेंथ के साथ कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो फिर वही वाली बात आ गई, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब सेम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर आपको अलग अलग टाइप की लाइट लिख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनको फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपको सिर्फ वेवलेंथ याद रखना है, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। आप वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अरेंज कर लो। अगर कोई चीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हम मान लो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिख देते हैं,
cosmic ray, then gamma, then X-ray, then UV, then visible, then IR, then radio. ठीक है, तो यू हैव टू एज्यूम दिस इज योर ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर है। और ये ऑर्डर किस चीज का है बच्चों? ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये है वेवलेंथ का। इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। यहां पर इस पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं, तो वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इसी का जस्ट यदि मैं अपोजिट कर लूं, अगर मैं इधर से इधर अब मैं बात करता हूं, या इसी डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, इस डायरेक्शन में अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या लिखोगे? एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ठीक है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो आपसे ये यहां से ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा कि आपको वो एनर्जी के टर्म्स में पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी पूछ सकता है। क्लियर है पॉइंट? ओके, अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों। तो ये हो गया फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं दैट इज c बाय लैम्डा, और ये जो c है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 into 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये लाइट की वेलोसिटी, जो आपको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा वेव नंबर। अगले पॉइंट पर आते हैं हम वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या होता है, फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ओके, तो अब की बार हमने ना एक डिस्टेंस को फिक्स किया हुआ है। मान लो ये मैंने डिस्टेंस फिक्स कर लिया, ये मेरा डिस्टेंस। और मान लो ये मैंने एक वेव बनाया, ठीक है, ये मैंने एक वेव बना दिया। फिर क्या किया, एक दूसरी वेव बनाते हैं हम यहाँ पर। ये दूसरी वेव हो गई। इसको एक के नीचे एक बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर हम दूसरी वेव बनाते हैं, सेकेंड वेव बनाते हैं हम। ये एक वेव हो गई, ये दूसरी वेव। ठीक है, हमने बोला था ना यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसने एक कंप्लीट कर लिया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो ये एक पूरी कंप्लीट वेव थी, ये दूसरी वेव हो गई। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। वेट वेट फॉर हम, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हो गया एक वेव, फिर यहाँ से आपकी दूसरी वेव हो गई, फिर यहाँ से आपकी तीसरी वेव।
ठीक है, तो यहाँ पर भी देखोगे, ये देखो ये एक वेव कंप्लीट हुआ, फिर ये डाउन से ये वाले डाउन पर आया, ये दूसरी वेव हो गई, और यहाँ पे तीसरी हो गई। ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकेंड वेव, और यहाँ पर तो ये एक ही वेव। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस को फाइनलाइज किया, फिक्स किया, और अब मैं देख रहा हूं कि इस यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव आ रही है, तो यहाँ पर मैंने देखा अगर ये वेव बहुत बड़ी है तो एक ही वेव आई, इस वेव को मैंने छोटा किया तो इतने डिस्टेंस में दो आ गई, वेव को और छोटा किया तो इतने में तीन आ गई। इसका मतलब आप लेंथ को जितना छोटा करते जा रहे हो उतनी ज्यादा वेव जो है वो फिक्स डिस्टेंस में आते जा रही है। इसका मतलब जितनी छोटी वेव होगी, ठीक है, जितनी छोटी वेव होगी उतने ज्यादा आएंगे। भाई जैसे मान लो इस वेव के नंबर कितने हैं इतने डिस्टेंस में, इसका नंबर है 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वेव के कितने नंबर आए सेम डिस्टेंस में, इसके नंबर आ गए 3, इसका नंबर आया 2, और इस वाली वेव का नंबर कितना आया 1। ठीक है ना। तो अगर आपको ये मेजर करना है टोटल नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू अ स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्पेस में, 1 सेंटीमीटर स्पेस में कितनी वेव आ सकती हैं, उसका अगर नंबर निकाल लिया जाए तो वो वेव नंबर कहलाता है। तो हम कहते हैं जितनी छोटी वेव होगी उतनी ज्यादा आएगी। तो वेव जितनी छोटी होगी मतलब वेव लेंथ जितनी छोटी होगी वेव नंबर उतना ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ और वेव नंबर में भी रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। इसका मतलब है कि वेव नंबर और एनर्जी में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट होगा। अगर वेवलेंथ के जस्ट अपोजिट है तो डायरेक्ट होगा। मींस यहाँ पर मैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और एक और चीज यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूं मैं, वेव नंबर। ठीक है, तो इस दर से इधर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, हाँ, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट थी वो होती है बच्चों साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज। वैसे वेव नंबर में वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट 1/सेंटीमीटर। कैसे याद रखोगे, दैट इज 1/सेंटीमीटर। तो सबका रिलेशन हमने देखे कि जो वेवलेंथ है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सारी चीजें एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं हम, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। और ये जो v देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी है, जिसको आपने यहाँ पे देखो v को क्या लिखा है, c बाय लेमडा। तो इस v की जगह आप क्या लिख सकते हो, c बाय लेमडा। c जो है वो आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा तो वेवलेंथ है, h जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट, h इज योर प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो एनर्जी के रिलेशन को आप याद रखना कि इस तरीके से हम एनर्जी के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखो ये कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है आपके लिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको याद रखना है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, और ये तो वेलोसिटी है जिस कितना होगा 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ई इज योर एनर्जी। ठीक है, ये दो जो है वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट को अलग कर दिया जाए तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो दीज आर सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो जब कभी भी हम कोई भी एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करते हैं तो ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, basically the techniques covers under the category of spectroscopy or deals with the electromagnetic radiations। तो हम इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज का जब भी कोई टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उन टेक्निक्स में हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक वी हैव टू यूज। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप हम स्पेसिफिक टेक्निक्स की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से हम इन रेडिएशंस का यूज जो है वो टेक्निक में कर सकते हैं और किस टाइप के चेंजेस ये उस मॉलिक्यूल के ऊपर के लेकर आने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे जिसमें हम धीरे धीरे मूव करेंगे सम इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक्स के ऊपर फॉर द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।